गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को समझते हैं। रेसिस्टेंस वर्ड्स वी केम टू नो फ्रॉम ओम्स लॉ एज V इक्वल टू आई आर, देन R इक्वल टू V अपॉन I। यानी रेसिस्टेंस इज जस्ट a quality and property of a conductor which resist the current. Why? Because this is R and I is inversely proportional. यानी इट्स रेसिस्टेंस और रेसिस्टर हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। रेसिस्टर इज ए कंडक्टर जिसके अंदर की एक क्वालिटी है रेसिस्टेंस, यानी रेसिस्टेंस इज ए क्वालिटी ऑफ अ कंडक्टर विच रेसिस्ट द करंट इन अ सर्किट या इन अ कंडक्टर। नाउ लेट अस कंज्यूम हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट डिपेंड्स। सो पहले हम लेते हैं लेंथ। फैक्टर्स जो है रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं दैट इज लेंथ। सो आई हैव टेकन टू कंडक्टर्स ऑफ लेंथ, दिस मच स्मॉलर लेंथ एंड दिस वन इज डबल ऑफ लेंथ। दो कंडक्टर हमने ले लिया है लेंथ में, ये इसका लेंथ इसके आधा मान के चलते हैं L1 और L2, यानी कि जो L1 है वो लेस देन L2 है। सेम हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो इट विल जनरेट अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस V। अब जो इसमें यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो जाएगा ऑल अराउंड फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड पॉइंट टू अनदर एंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट विल जनरेट। एंड सिंस बोथ हैविंग इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम जनरेट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस को फॉर्मूला हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ, यानी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ जाएगा आपका V अपॉन L, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। सेम वे फॉर सेकेंड कंडक्टर, चूंकि ये सेम बैटरी से कनेक्ट है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है V ही रहेगा। तो इस केस में जो ये भी आएगा वो V इक्वल टू E इंटू L, L2 ले लेंगे तो फॉर्मूला यहाँ भी E1 और E2 बन जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, और L1 और L2। तो सेम वे since now this electric field generate due to the electrostatic force created between this circuit as electron start to move। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं दैट इज फोर्स इक्वल टू आपका हो जाता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनते हैं दैट इज इक्वल टू होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं इन प्लेस E, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने इलेक्ट्रॉन ने इस फोर्स के कारण जनरेट हुआ। तो अब ये फोर्स क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है दैट्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स गोइंग टू बी इंक्रीज। नाउ इन विच केस इट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, सो लेट अस कंज्यूम। अब जस्ट सपोज E प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ इन्वर्सली हो गया, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है L के। अब इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ओवर हियर इन दिस केस लेंथ इज, इसका लेंथ हाफ है, तो यानी कि लेंथ अगर यहाँ पे हाफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा जनरेट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस विल बी द मैक्सिमम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस विल बी द मिनिमम। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो विल बी द सेम वे। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ लेंथ हाफ है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑल्सो विल बी द मैक्सिमम, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द ऑल्सो मैक्सिमम इन दिस केस। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं हम, अगर यहाँ पे हम मान लें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड, इन दिस केस 1 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि E और L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ लेंथ ज़्यादा होगा वेलोसिटी E जो है वो कम, लेंथ अगर ज़्यादा तो E कम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ मोशन जो इलेक्ट्रॉन है वो कम होगा। तो यहाँ 1 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं हम, और यहाँ पर अगर हम 2 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, देन 1 सेकेंड में या इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 2 मीटर तक होगा, और यहाँ पे 1 सेकेंड में 1 ही मीटर तक होगा। अब ध्यान से देख लीजिए 1 मीटर तक में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सेम सेकेंड में जो ट्रेवल करेगा यहाँ पे 2 मीटर में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएंगे। इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
मैक्सिमम का मतलब हो गया कि जो अमाउंट ऑफ करंट है दैट ऑल्सो विल बी द मैक्सिमम। तो यहाँ से हमको क्या, अगर ये लेंथ हाफ है तो यानी कि यहाँ पे इस केस से डबल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा। सो मैक्सिमम डबल अमाउंट ऑफ चार्ज विल मूव या फ्लो इन दिस केस। तो आई विल बी डबल देन कंपेयर ऑफ दिस। अब आई जो है यानी कि आई प्रोपोर्शनल हो गया। अब आपको हम आगे स्टडी करते हैं, यहाँ से देखते हैं, यानी जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ का। लेंथ जहाँ हाफ था वहाँ पे डबल हो गया करंट, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए। तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड ओम्स लॉ से हम जानते हैं आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑल्सो। तो आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी दोनों जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इट मीन्स आर और एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो हमारा एक पहला कंडीशन आ गया, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब यही केस हम लोग कर लेते हैं एरिया। अब हमने लिया है सेम लेंथ ले लिया, लेकिन एरिया ये देख रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ स्मॉलर है और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम है। क्योंकि लेंथ सेम है तो फॉर्मूले के हिसाब से V इक्वल टू ए से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम जनरेट होगा। तो लेंथ यहाँ पे जब सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस E इक्वल टू वी बाई एल, लेंथ सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम अमाउंट में जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अमाउंट में जनरेट होने से जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे सेम रहेंगे। तो यानी इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ इन दिस इलेक्ट्रॉन विल बी वेलोसिटी इन दिस केस, अगर हम V1 ले लें और यहाँ पे V2, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द सेम। यानी कि यहाँ अगर 1 मीटर पर सेकेंड से है तो यहाँ भी 1 मीटर पर सेकेंड होगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, 1 मीटर पर सेकेंड मतलब ये हो गया 1 मीटर, एक सेकेंड में इतना 1 मीटर। यहाँ भी ले लेते हैं एक सेकेंड में 1 मीटर। बट सी द एरिया इज मैक्सिमम। तो 1 मीटर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे वो कम होंगे और 1 मीटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो इस केस में क्या हो गया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो हो रहा है। तो इट मीन्स एरिया जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो यहाँ एरिया ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे करंट फ्लो भी मैक्सिमम हो गया। तो I जो है यहाँ पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स R और A इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ हमारे दो कंडीशन आ गए, R प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हो गया रेसिस्टिविटी से। इसको हम लोग कह लेते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। ये भी इसी पर डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी मतलब अगर डिफरेंट टाइप का मटेरियल है तो उसके अंदर की डेंसिटी कम और अधिक होगी। तो जब डेंसिटी कम और अधिक होगी तो उस हिसाब से हमारा कंडक्टर भी उसको रिएक्ट करेगा। तो ये भी कांस्टेंट हो गया। मूव टू नेक्स्ट कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी यूटिलाइज। तो इसकी यूटिलाइजेशन में हम करते हैं तो ओम्स लॉ में वी गॉट V इक्वल टू आई आर एंड R इक्वल टू V बाई आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्यों एल्युमिनियम वायर ही यूज किया जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक है दिस इज वे। अगर हम एक बेस्ट कंडक्टर का लिस्ट बनाए तो हमारे पास ये बेस्ट कंडक्टर का लिस्ट आता है, दैट इज सिल्वर, कॉपर, गोल्ड एंड एल्युमिनियम। टॉप 4 हमने ले लिया मान लीजिए। एंड लेट अस सी सिल्वर और गोल्ड, अगर हम इस दोनों की बात करें तो कॉस्ट हम लोग 3 चीज देखते हैं, कॉस्ट, वेट एंड कंडक्टिविटी। सिल्वर एंड गोल्ड इस दोनों का रेट कॉस्ट जानते ही हैं, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉस्ट। सो इन दोनों को तो हम पहले ही नेगलेक्ट कर देंगे। अब आ जाते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम पे। तो देखते हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम में क्या है। तो एल्युमिनियम का देखिए जो रेसिस्टेंस है वो मैक्सिमम है इन कंपेयर ऑफ कॉपर से। अब एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन कंडक्टिविटी में आ जाते हैं। कॉपर की कंडक्टिविटी 60% लेस है, यानी कि जितने हम कंडक्टर लेंगे कॉपर का, अगर उसका रेसिस्टेंस 1 ओम होगा तो सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल कंडक्टर एल्युमिनियम द रेसिस्टेंस विल बी 1.6 ओम। अब तो कॉस्ट की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम एंड कॉपर।
तो एल्युमिनियम एंड कॉपर की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो एल्युमिनियम जहां आपको 100 से 125 रुपये पर केजी मिलेगा, यानी कि एल्युमिनियम के वायर को अगर हम लाना है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन समवेयर एल्स प्लेस एंड उसको हमको हज़ारों किलोमीटर तक ट्रेवल करना होता है, तो जितने पर केजी के हिसाब से जब एल्युमिनियम का कॉस्ट होगा तो 100-125। अब वहीं कॉपर का कॉस्ट हो जाता है आपको मोर देन 400-500। तो कॉस्ट के मामले में हमको एल्युमिनियम सबसे चीपर पड़ गया। अब वेट के मामले में आ जाते हैं, तो वेट में हमने देखा है कि सेम अमाउंट अगर कॉपर का हम कोई सेम डिजाइन का मटेरियल बनाते हैं और एल्युमिनियम का सेम डिजाइन का कोई ऑब्जेक्ट बना लिए, कोई प्लेट, ग्लास, कोई भी चीज़ है, तो कॉपर का देखते हैं दैट वेट इज गोइंग टू बी 1000 ग्राम, यानी कि 1 केजी, यानी 1 केजी जितने वेट में कोई हमारा मटेरियल बनता है, बिल्कुल वही सामान वही साइज का शेप एंड साइज अगर हम एल्युमिनियम से बनाते हैं तो उसका वेट हो जाता है 330, यानी सिर्फ 330 यानी 350 ग्राम के अप्रॉक्स में। तो वेट के मामले में हमारे सबसे ईजी हो गया, यानी एल्युमिनियम बेस्ट हो जा रहा है, कॉस्ट प्लस वेट। कंडक्टिविटी हमने बताई दिया। कंडक्टिविटी में अब देखिए कंडक्टिविटी के मामले में आर जो है एल्युमिनियम के आर रेसिस्टेंस जो है ये एल्युमिनियम का ज़्यादा है। तो अब रेसिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण ये वेस्टेज ज़्यादा करेगा, तो हमने यहाँ ओम्स लॉ ये फैक्टर्स लगा दिया, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब लेंथ जितना ही हम ज़्यादा करेंगे तो आर रेसिस्टिविटी इसका कम हो जाएगी, तो एल्युमिनियम की रेसिस्टिविटी ज़्यादा था उसको कम करने के लिए सिंस लॉन्गर ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का ट्रैवल करना होता है तो आर यहाँ कम हो गया, रेसिस्ट जितना कम करंट को करेगा। एरिया, अब जब हम कॉपर वायर को ट्रांसमिशन में यूज करते हैं तो हम थीन वायर नहीं लेते हैं, वहाँ पर बहुत ही काफ़ी थिक, यानी कि अगर 1 mm का वायर है तो हम उसको 2 mm या 3 mm कर देते हैं, जिससे एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेसिस्टेंस और कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा मान लीजिए ये प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पर हमारे को जो करंट जनरेट हो रहा है और रास्ते में लॉस हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट रेसिस्ट हो जाए, यहाँ पर हमको मिनिमम अमाउंट मिले तो फ़ायदा क्या है, जितने का प्रोडक्शन नहीं है उससे मैक्सिमम अमाउंट हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि लॉन्ग लाइफ, एल्युमिनियम की लॉन्ग लाइफ से इसमें कोई रस्टिंग या एटमॉस्फेयर का असर कम होता है। सो नो रस्टिंग, सो नो मेंटेनेंस चार्ज फॉर एल्युमिनियम, जो कि कॉपर में बार बार रस्टिंग और उसमें एक रस्टिंग हो जाता है, उसको मेंटेनेंस कॉस्ट अलग से खर्चा हो जाता है। तो दीज आर द बेसिक फैक्टर बाय विच जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वी प्रीफर एल्युमिनियम देन कॉपर। आगे हम देखते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक आता है, दैट इज टंगस्टन और नाइक्रोम। दोनों के रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम बात करते हैं टंगस्टन की तो टंगस्टन का रेसिस्टेंस कहीं कम होता है नाइक्रोम का, अपने बाकी मटेरियल से है मैक्सिमम, लेकिन नाइक्रोम की जो रेसिस्टेंस है वो मैक्सिमम होते हैं इन कंपेयर ऑफ रेसिस्टेंस। अब टंगस्टन का रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है लेस इन कंपेयर ऑफ नाइक्रोम, बट मेल्टिंग पॉइंट की जब बात करते हैं तो नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1400 डिग्री सेल्सियस and tungsten melting point near about 3400 degrees Celsius. But the main problem in this case is whenever it goes up to this level of temperature, it react with the atmosphere, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बर्न हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हम टंगस्टन यूज करते हैं बल्ब में तो थॉमस एडिसन वहाँ से ने क्या कर लिया था, इसको बल्ब को एक ग्लास के अंदर पैक कर लिया था और उसके अंदर हम इनर्ट गैसें जो कि नॉन रिएक्टिव गैसें होते हैं उसको नॉर्मली नाइट्रोजन या आर्गन को यूज़ करते हैं और मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये भी बर्न होता है, लेकिन ये वायुमंडल से रिएक्ट नहीं करते हैं, जिनके कारण इससे हमको हीट की ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। तो जो भी टोस्टर हो गए, माइक्रोवेव ओवन हो गए, प्रेस हो गए, हीटर हो गए, यहाँ हम नाइक्रोम वायर का यूज़ करते हैं, और जहाँ हमको बस लाइट के लिए हम लोग बल्ब में जो है वो टंगस्टन वायर का किया जाता है। So that's all for today's class resistance. Kindly go through with this video clip twice and thrice with all the topics in detail, because if we'll go through twice and thrice, then only the topics will be clear for you all. And just subscribe the channels as well as continue with your study work also. All of you take care, stay home and be safe.